नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिस्टर SKM में। और आज मैं एक और दूसरा टॉपिक आपके सामने लेकर के तैयार हूं। और आपने जैसा कि थंबनेल पे देख ही लिया होगा, है ना। जो टॉपिक है आपका क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी जिसे हम पीरियड्स या मासिक धर्म और ऋतुस्राव के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये जो है किन किन में अक्सर जो है क्या महिलाओं में ही होता है, ये है ना। किसमें? ये महिलाओं में होता है क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पीरियड्स, मासिक धर्म या ऋतुस्राव या रजो धर्म के भी नाम से जानते हैं। तो मैं आज सीखने का प्रयास करेंगे हम कि ये होता क्यों है, क्या इसके कारण हैं, ये सारा जो है हम विस्तृत से और कुछ इससे महत्वपूर्ण प्रश्न भी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, उनका भी हम अच्छे से व्याख्यात करेंगे। ठीक है, तो जानेंगे क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड्स। तो जो ये होता है महिलाओं में कितनी एज पे शुरू होता है, ठीक है। क्या उसकी उम्र रहती है महिला की, यानी कि जो एक फीमेल होती है, मादा होती है, उसकी उम्र। तो एक जीवन में एक स्टेज होती है, अलग अलग उम्र होती है, जैसे बचपन होता है ना, कुछ अलग अलग उम्र होती है स्टेज, जो उसी में एक होती है यौवना आरंभ, जिसे प्यूबर्टी एज बोलते हैं ना, जो कि महिलाओं में यानी गर्ल्स में 10 से 12 साल में प्यूबर्टी एज जो है प्रारंभ हो जाती है। और पुरुषों की बात कर लें तो 12 से 14 वर्षों में, यानी 12 से 14 ईयर्स में प्यूबर्टी एज जो है प्रारंभ हो जाती है ना। तो ये जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये महिलाओं में होता है, यानी गर्ल्स में होता है। तो हम गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स की जो एज है वो 10 से 12 साल जो है आपकी क्या है, प्यूबर्टी की एज, यानी जिसे हम बोलते हैं यौवना आरंभ। तो यौवना आरंभ में ही क्या होता है, ये आपका मैंने सामने एक फिगर बना रखा है, चित्र, जिसे मादा जननांग कहते हैं, है ना। तो मादा जननांग में आपकी 2 ओवरी पाई जाती हैं, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, क्या 2 ओवरी, और जो ये आपको इसे देखते हैं, आपको नली जैसे दिखाई दे रही है, इसे ट्यूब भी बोल सकते हैं, इसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये पूरा जो चित्र है ये क्या है, मादा जननांग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। इसमें आपका क्या यूटेरस यानी गर्भाशय है, ओवरी इसको अंडाशय, 2 आपके क्या है, ओवरी हैं। तो जब प्यूबर्टी एज आ जाती है यानी यौवना आरंभ शुरू हो जाता है, तो महिलाओं के ओवरी में यानी ये आपका है अंडाशय में ओवम बनना शुरू हो जाते हैं। ओवम यानी ओवम को क्या बोलते हैं हम, अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, अंडाणु, जो कि इसमें आपके किसमें, ओवरी यानी अंडाशय में बनने तैयार हो जाते हैं। जब ये अंडाणु आपके बन करके परिपक्व हो जाते हैं यानी तैयार हो जाते हैं, तो इस ओवरी से निकल करके ये आपके किस में आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। ठीक है, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब में क्या आ चुके हैं, यहाँ से अंडाशय से क्या निकल के आए, अंडाणु, यानी जैसे हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, है ना, ओवम। अब इनका काम क्या होता है, ये जो ओवम होते हैं निषेचन यानी जननांग, जो आपकी प्रजनन प्रक्रिया होती है उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। यानी एक फर्टिलाइजेशन सिस्टम के लिए ओवम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये जो ओवम है, ओवम किससे आपका जो फर्टिलाइजेशन करेंगे, उसके लिए इसको अन्य किसी चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने बताया रिप्रोडक्टिव क्या होता है, यानी प्रजनन क्या होता है, जब मेल जैमेट्स और फीमेल जैमेट्स आपस में मिलते हैं तो जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। और उसी में अहम भूमिका कौन निभाते हैं, आपके अंडाणु यानी कि ओवम। अब यानी कि मैंने बताया कि अंडाणु से जो है क्या, सॉरी, आपके अंडाशय से अंडाणु निकल चुके हैं और किसमें आ चुके हैं, आपके डिंबवाहिका नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ से ये इस तरह से फैलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे, है ना। और इसी जननांग का एक अहम अंग है जिसे हम वेजाइना बोलते हैं, यानी कि योनि बोलते हैं। योनि से क्या होता है, जो मेल जैमेट्स होते हैं, ठीक है, यानी मेल जैमेट्स यानी नर युग्मक शुक्राणु, शुक्राणु कहाँ से, इसी वेजिना यानी आपके योनि से एंटर करते हैं, और किससे, इनसे जो आपके अंडाणु यानी महिलाओं के जो मादा युग्मक हैं उनसे निषेचन के लिए तैयार रहते हैं। तो ये होता क्या है, जब भी मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो मेल जो होता है उसमें एजेक्यूलेशन होता है, और उसका एक बार के एजेक्यूलेशन में लगभग 5 से 6 ml सीमन निकलता है, यानी इसे हम वीर्य बोलते हैं। और इस 5 से 6 ml वीर्य में लगभग 300 मिलियन स्पर्म यानी कि 30 करोड़ शुक्राणु एक बार में, यानी 5 से 6 ml वीर्य के अंदर पाए जाते हैं। जब ये शुक्राणु यानी वीर्य के साथ इस वेजाइना से होते हुए किस में एंटर करते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब की ओर जो है प्रवेश करते हैं। ठीक है, जो ये फैलोपियन ट्यूब की ओर प्रवेश, और उधर से क्या है,
आपके अंडाशय से क्या निकल चुके हैं, ओवम। तो ओवम यहाँ पे है और इधर से जो है क्या होने जा रहे हैं, वीर केस में जो आपके शुक्राणु थे, यानी क्या थे, लगभग 30 करोड़ शुक्राणु है ना, एक अंदाजा है, मोटा मोटा अंदाजा। तो इसमें क्या है, 30 करोड़ जो शुक्राणु, ये शुक्राणु क्या, कुछ शुक्राणु इधर जाएंगे यानी इस वाले फैलोपियन ट्यूब की ओर, और कुछ इधर जाएंगे यानी इस साइड और इस साइड। तो ये इस दौड़ में, यानी ये दौड़ रहे हैं, दौड़ का मतलब ये आपके इधर स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है आपका ये ओवम, ठीक है। तो ओवम और स्पर्म आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं और एक जाइगोट बना देते हैं, यानी कि एक युग्मक बना देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी जब ये दोनों मिल जाते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस मिल जाते हैं, तो एक क्रिया हो जाती है, उस क्रिया को हम निषेचन क्रिया कहते हैं। जब ये निषेचन क्रिया एक जाइगोट बना देता है, तो यही जाइगोट आ करके जो ये आपकी क्या है, यानी इसको बोलते हैं गर्भाशय, मादा जननांग का एक हिस्सा है गर्भाशय। तो इस गर्भाशय की वॉल यानी इस दीवार, इसको भित्ति भी बोलते हैं, भित्ति पर ये जाइगोट क्या होता है, इस पे आके चिपक जाता है। जिस प्रकार से एक भ्रूण का निर्माण होता है, यानी एक छोटे से बच्चे का निर्माण होता है, जो 9 महीने के बाद एक पूरा यानी बेबी बन करके तैयार हो जाता है ना। तो भ्रूण का निर्माण किसमें होता है आपका, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, निषेचन हुआ था, वही जाइगोट यानी युग्मक बन करके आपको गर्भाशय की वॉल से चिपक जाता है, यानी किससे, दीवार से। उस वॉल को क्या बोलते हैं हम, यानी जो लेयर होती है उसमें एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम लेयर किस पे, गर्भाशय पे ही पाई जाती है। इसी लेयर से कौन चिपकता है आके, जो जाइगोट बनाता, युग्मक जो बनाता, यानी भ्रूण जो बनाता, इसकी वॉल से आकर के चिपक जाता है। अब हम जानेंगे क्या कि भाई इंटरकोर्स किया था, है ना, तो यहाँ से क्या स्पर्म एंटर हुआ था, यानी कि क्या मेल जैमेट्स उनको मिला, किसको, इन अंडाणुओं को मेल जैमेट्स मिल गया। अगर इंटरकोर्स नहीं होता है ना, तो अब इंटरकोर्स नहीं होगा तो यहाँ से स्पर्म नहीं पहुँचेंगे, और स्पर्म नहीं पहुँचेंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, यानी निषेचन अब क्रिया हो पाएगी, तो निषेचन क्रिया नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा अगर निषेचन क्रिया नहीं होगी, तब क्या होगा। तो देखो अंडाणु तो बन चुके हैं, क्योंकि यौवनारंभ शुरू हो चुका है, और अंडाशय हर 14 डे, यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके हर 14 डेज बाद ये बन करके तैयार होते हैं और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। अब ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच चुके हैं, और गर्भाशय क्या है, गर्भाशय भी संकेत देती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये बन करके तैयार हो जाती है, किसके लिए, निषेचन यानी भ्रूण के निर्माण के लिए ये लेयर पूरी बन करके तैयार हो चुकी है। और अब जो ये अंडाणु यानी ओवम आपके फैलोपियन ट्यूब से आ रहे हैं, लेकिन इनके लिए क्या है, शुक्राणु यानी सीमन यहाँ से एंटर हुआ नहीं है, यानी शुक्राणु उसको नहीं मिलेंगे। तो शुक्राणु की अनुपस्थिति के कारण क्या होंगे, ये फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। अब निषेचन अभिक्रिया हुई नहीं है, और जो गर्भाशय थी, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो बन करके तैयार हो चुकी है। ये लेयर जो है आपकी ब्लड यानी खून की बनी होती है, इसे ब्लड क्लोट्स बोलते हैं ना, ब्लड के क्लोट्स की बनी होती है, यानी ब्लड की ये लेयर बन करके तैयार होगी, किसके लिए, एक भ्रूण के निर्माण के लिए। लेकिन भ्रूण का निर्माण तो जब होगा जब निषेचन अभिक्रिया होगी, और निषेचन अभिक्रिया के लिए नर युग्मक मादा युग्मक दोनों ही होना अनिवार्य है। लेकिन जो फैलोपियन ट्यूब थी उसमें केवल मादा युग्मक थे, यानी केवल अंडाणु थे, और उस अंडाणुओं को निषेचन के लिए आपका यानी स्पर्म जो है, शुक्राणु नहीं मिले, इसलिए निषेचन अभिक्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाई है, पूरी तरह से क्या हो ही नहीं पाई है। तो अब क्या होगा, अगर निषेचन अभिक्रिया हो जाती तो एक भ्रूण बन जाता, यानी जाइगोट बन जाता, तो ये एंडोमेट्रियम लेयर क्या करती, उस भ्रूण का अच्छे से निर्माण करती। लेकिन भ्रूण का निर्माण हुआ नहीं है, तो जितने भी अंडाणु आए हुए हैं ये अंडाणु सभी किस पे आ जाएंगे, गर्भाशय में। गर्भाशय क्या है, गर्भाशय में ही भ्रूण का जो है पालन पोषण होता है, 9 महीने तक गर्भाशय में ही जो है एक भ्रूण रहता है, ठीक है। अब ये आ चुके हैं किसमें, गर्भाशय में, और गर्भाशय में लेयर भी है क्या, एंडोमेट्रियम लेयर। इसका काम क्या था, इसका काम था जो भ्रूण है उसका पालन पोषण करना, यानी उसको 9 मंथ तक वहां पे सेव करके रखना और उसको अच्छे से पोषक तत्वों तक पहुंचाना। अब जब भ्रूण नहीं है तो ये एंडोमेट्रियम लेयर क्या होगी, इन ओवम के साथ ब्लड के रास्ते, क्योंकि ब्लड की है तो इसका तो कोई काम नहीं, तो हार्मोनल चेंजेस होगा, क्योंकि जो है निषेचन नहीं हुआ है, तो हार्मोनल चेंज की वजह से जो एंडोमेट्रियम लेयर है इस पूरी गर्भाशय से इस लेयर क्या होगी, पूरी यहाँ से हट करके और ओवम के साथ मिल करके ब्लड के द्वारा, यानी ब्लड की तो बनी हुई थी, तो खून के माध्यम से ये क्या इस रास्ते से, वेजाइना के रास्ते यानी योनि के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाती है ना। इसी से हम बोलते हैं कि जो पीरियड्स में ब्लड क्यों होता है,
तो ये पूरी प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म, ऋतुस्राव, जो कि महिलाओं में हर 28 दिनों के बाद होती है। किसी किसी महिलाओं में ये आपको जो डेट है वो कम भी देखने को मिल जाएगी, किसी के में 28 तो किसी में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं 2-4 दिन, और किसी के में 2-4 दिन कम भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन मुख्यतः क्या है, आपका एक विशेष डेटा जो है वो आपका 28 दिन है। हर 28 दिनों बाद यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है, दोबारा वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन फिर नहीं होता है तो फिर वही एंडोमेट्रियम लेयर ब्लड के द्वारा यानी ब्लड के साथ मिल करके और ओवम उसी के साथ मिल करके वेजाइना यानी योनि के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए जो होता है यानी पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, यानी कि शरीर से खून का बहाव होता है ना, ब्लड। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं हम, पीरियड्स बोलते हैं। और क्या है, मेंस्ट्रुएशन, शॉर्ट में इसको एमसी बोल देते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक धर्म या ऋतुस्राव। एक और नाम है इसका रजोधर्म। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है यानी पीरियड्स हो रहे हैं, और होगा किसमें, केवल महिलाओं में होगा। तो इसके लिए कुछ जब ब्लड आ रहा है ना, तो इसके लिए कुछ हमारे यानी साइंटिस्ट यानी कि मेडिकल साइंस ने बहुत ही अच्छी महिलाओं के लिए चीज़ की है, जैसे वो नाम बोलती हैं सैनिटरी पैड, जो कि मार्केट में अच्छे से उपलब्ध हैं। आज भी ग्रामीण अंचलों में इससे क्या है, अछूते रह गए हैं लोग, लेकिन सभी महिलाओं को ये सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि क्या होता है, जो भी ब्लड होता है ये आप जननांगों पे आप लगा करके जो ब्लड हो रहा है उसको, ये क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, यानी ब्लड को भी आपके सोख जाते हैं, और उसके बाद ये आप इसको फेंक सकते हैं डस्टबिन वगैरह में, जिससे आपके क्या होंगे, कपड़े वगैरह की और आपके हेल्थ को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नहीं तो ये क्या होता है, आपका ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव। हुआ क्या था, यानी कि जो निषेचन अभिक्रिया हो रही थी नर युग्मक और मादा युग्मक, ये पूरी क्रिया ना होने के कारण ही क्या होता है, ऋतुस्राव होता है, मासिक धर्म होता है। और जब ये पीरियड्स होता है उस समय महिलाओं में दर्द का अनुभव किया जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, किसी में ज़्यादा दर्द होता है तो किसी को कम दर्द होता है, लेकिन पेन अवश्य होता है। अब कारण क्या है कि पेन क्यों होता है ना, तो देखो जानेंगे पेन, मैंने वो पेन का कारण भी लिख रखा है, दर्द। ये असहनीय दर्द होता है, सभी माता बहनों को मेरा सैल्यूट है जो इस दर्द को सहती हैं, और वो भी हर महीने इस प्रक्रिया से गुजरती हैं, है ना। तो ये पेन क्या होता है, यानी जो आप ये महिलाओं में जो गर्भाशय पाई जाती है, गर्भाशय में कुछ मांसपेशियां यानी जो उसकी वॉल होती है उसकी मांसपेशियां क्या होती हैं, एक प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन वहाँ से रिलीज होता है, जिसके कारण उनकी मांसपेशियों में क्या होता है, खिंचाव होता है, यानी कि संकुचन अभिक्रिया होती है। वो संकुचन अभिक्रिया क्या होती है, वो संकेत दे रही होती है भ्रूण के लिए, लेकिन वहाँ भ्रूण है नहीं, इसलिए क्या होता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स के कारण मांसपेशियों में खिंचाव होगा, यानी कि वो संकुचन होंगी। जब वो संकुचित हो जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द का अनुभव होता है, और असहनीय दर्द भी होना शुरू हो जाता है कभी कभी ज़्यादा। जब ये असहनीय दर्द हो तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, है ना। ये इसके लिए आप केमिस्ट वगैरह से जो पेन किलर आते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सहायता लें और डॉक्टर के जो सुझाव दें उन सुझावों का पालन करें, है ना। बिना किसी डॉक्टर के सुझाव के आप कोई भी पेन किलर इस्तेमाल ना करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं, है ना। तो ये दर्द का कारण क्या हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, जो मांसपेशियां होती हैं किसकी, गर्भाशय की मांसपेशियां में संकुचन होता है, यानी तनाव आता है, खिंचाव होता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द होता है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कुछ सेक्स हार्मोन्स हैं। तो मेल में जो सेक्स हार्मोन है, मैंने लिख रखे हैं, मेल सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और फीमेल में सेक्स हार्मोन दो हार्मोन्स होते हैं, यानी एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। पुरुष का यानी कि मादा का जो नर का जो है कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, और फीमेल यानी मादा का जो है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। एक विटामिन भी है जो इस पूरी अभिक्रिया यानी पूरी क्रिया में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, तो वो क्या है आपका सेक्स विटामिन कहते हैं, जैसे विटामिन ई। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो सेक्स विटामिन है वो कौन सी होती है, तो विटामिन ई होती है। यानी पुरुषों में दोष पाया जाता है नपुंसकता, तो नपुंसकता का कारण भी क्या होती है, विटामिन बी ई का कमी होना। तो विटामिन ई क्या है, ये आपकी पूरी सेक्स विटामिन, इसे सेक्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये था, आप एज याद रख सकते हैं, प्यूबर्टी एज यानी कि यौवना आरंभ एज 10 से 12 साल महिलाओं में होती है, और 12 से 14 साल आपकी पुरुषों में यानी कि लड़कों में देखने को मिलती है।
और एक और टॉपिक समझ लेंगे यहीं पे ही, थोड़ा सा साइड में मैंने लिख रखा है, लिंग का निर्धारण। यानी जब पूरी निषेचन अभिक्रिया हो जाती है, जाइगोट बन करके इस गर्भाशय की वॉल पर यानी दीवार पे जो एंडोमेट्रियम लेयर थी उस पर चिपक जाता है, तो वो भ्रूण जो होता है उस भ्रूण के लिए पोषक कहाँ से मिलता है। यानी भ्रूण जो 9 महीने तक धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो छोटा सा फिर थोड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से जो है उसकी शारीरिक वृद्धि होती है, उसके अंदर ही पूरी तरह से शरीर का निर्माण हो जाता है। वो शरीर के लिए जो उसको पोषक मिल रहा है, वो पोषक कहाँ से मिलता है, उसको प्लेसेंटा से मिलता है ना। प्लेसेंटा से क्या होता है, जो भी उनकी माँ यानी जो भी जिसके अंदर गर्भाशय में भ्रूण है, वो जो भी खाना खाती हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाना चाहिए अपने भ्रूण के अच्छे से निर्माण के लिए। तो भ्रूण को पोषक कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता रहता है। और जब ये भ्रूण यानी बच्चा जो उसके जन्म हो जाता है, उसके 5 मिनट बाद, लगभग 4 से 5 मिनट बाद प्लेसेंटा भी शरीर से बाहर निकल जाता है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक भ्रूण होता है उसको पोषक कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है। और पीरियड्स में दर्द का कारण क्या होता है, तो प्रोस्टेग्लैंडिन हार्मोन्स, जिसकी वजह से मांसपेशियों में खिंचाव होता है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो मानवों में प्रजनन क्रिया है उसमें नर युग्मक क्या होता है, तो नर युग्मक शुक्राणु होते हैं और मादा युग्मक आपका अंडाणु होते हैं। शुक्राणु यानी इनको स्पर्म बोलते हैं, अंडाणु यानी इनको ओवम बोलते हैं। ये आपके नर युग्मक और ये मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं यानी आपस में मिल जाते हैं, इसे हम निषेचन अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। और अब देख लेंगे यानी कि लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखो लिंग निर्धारण में क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम पाए जाते हैं शरीर के अंदर, है ना। गुणसूत्र हमारे मानवों में लगभग फिक्स है 23 जोड़ी, है ना। 23 जोड़ी या संख्या कहें तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 जोड़ी सेक्सोसोम यानी सेक्स यानी कि सेक्सुअल गुणसूत्र होते हैं। उन्हीं से क्या होता है, एक लिंग का निर्धारण किया जाता है, यानी कि जो भ्रूण है वो आपका मेल होगा या फीमेल होगा, यानी कि गर्ल होगा या बॉय होगा। तो मेल में जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, उसमें जो अलील्स जिन्हें जीन्स बोलते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं जाइगोट। और फीमेल में एक्स और एक्स। तो जब एक्स और यानी एक मेल का एक्स और एक फीमेल का एक्स एक्स आपस में मिलता है, तब जो है लड़की का जन्म होता है। अगर फिर से इसका एक्स मिल गया, इसका भी एक्स मिल गया, तो भी लड़की का जन्म होगा। मेल का जब वाई और फीमेल का एक्स मिलता है तो एक्स वाई यानी कि बॉय का जन्म होगा, यानी कि एक लड़के का जन्म होगा। तो किसी भी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50% प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि लड़का होने और लड़की होने की जो संभावना है वो 50% होगी। यानी कि लड़का अगर कोई लड़का ही होगा तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो उनके अलील्स होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। भाई एक्स भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है और वाई भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है। अगर एक्स फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं तो लड़की का जन्म हो जाएगा, और मेल का वाई फर्टिलाइजेशन करता है और तो आपका स्वाभाविक बॉय यानी कि लड़के का जन्म होगा। तो लड़का और लड़की होने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रतिशत के चांस हैं, वो 50% होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक है था मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ऐसी उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं इसी के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए।